कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी दुनिया से जो धीरे धीरे अपनी सांसें खोना शुरू कर चुकी है, जहां आसमान अब नीला नहीं बल्कि धूल और धुंध से भरा हुआ एक फीका सा रंग ले चुका है, और जहां इंसान अपनी प्रोग्रेस और टेक्नोलॉजी पर गर्व करने के बजाय बस जिंदा रहने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि अर्थ पर एक ऐसा क्राइसिस आ चुका है जिसे कंट्रोल करना अब किसी के बस की बात नहीं है। इस दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन कोई वॉर या कोई मशीन नहीं बल्कि एक इनविजिबल डिजीज है जिसे ब्लाइट कहा जाता है, जो धीरे धीरे हर फसल को खत्म कर रहा है और साथ ही साथ एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को भी कंज्यूम कर रहा है, जिसका सीधा मतलब है कि फ्यूचर में इंसान सांस लेने के लिए भी तरसेगा। और इसी वजह से पहले व्हीट जैसे स्टेपल क्रॉप्स खत्म हो चुके हैं, फिर ओकरा भी खत्म हो गया और अब सिर्फ एक ही फसल बची है और वो है कॉर्न, जिसके सहारे पूरी ह्यूमैनिटी किसी तरह अपना एग्जिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रही है। मूवी की शुरुआत कुछ ओल्ड लोगों के इंटरव्यू से होती है, जहां वो अपनी पास्ट मेमोरीज शेयर कर रहे होते हैं। वो बताते हैं कि कैसे डस्ट स्टॉर्म्स इतने डेंजरस हो गए थे कि लोग घर के अंदर बंद रहने पर मजबूर हो गए थे, कैसे हर जगह सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी थी और कैसे धीरे धीरे दुनिया अपनी पहचान खो रही थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये इंटरव्यूज एक्चुअली फ्यूचर के लोगों के हैं, जो एक हिंट देते हैं कि जो कहानी हम देख रहे हैं वो ऑलरेडी हिस्ट्री बन चुकी है। नेक्स्ट सीन में हम मिलते हैं अपने मेन कैरेक्टर से, जोसेफ कूपर से, जो एक वक्त पर नासा का ट्रेंड पायलट था। एक ऐसा इंसान जिसे अननोन चीजों को एक्सप्लोर करना बहुत ज्यादा पसंद था, लेकिन अब मजबूरी में वो एक फार्मर बन चुका है, क्योंकि सोसाइटी ने डिसाइड कर लिया है कि अब साइंटिस्ट्स और एक्सप्लोरर्स की जरूरत नहीं बल्कि फार्मर्स की जरूरत है, जो बची हुई फसलों को ग्रो कर सकें और ह्यूमैनिटी को थोड़ा और टाइम दे सकें। कूपर अपने 2 बच्चों के साथ रहता है, टॉम एंड मर्फ। जहां टॉम एक सिंपल लड़का है जो धीरे धीरे फार्मिंग लाइफ को एक्सेप्ट कर रहा है, वहीं मर्फ एक अलग ही नेचर की बच्ची है जो इंटेलिजेंट है, क्यूरियस है और चीज़ों को डीपली ऑब्जर्व करती है। और इसी क्यूरियोसिटी की वजह से वो अपने रूम में होने वाली अजीब घटनाओं को नोटिस करने लगती है, जिसे वो घोस्ट का नाम देती है। एक रात मर्फ कूपर को बताती है कि उसके बुक शेल्फ से बुक्स खुद गिर जाती हैं और डस्ट फ्लोर पर अजीब से पैटर्न बना देती है, लेकिन कूपर शुरुआत में इसे इमेजिनेशन समझकर इग्नोर कर देता है, क्योंकि उसके लिए ये सब लॉजिकल नहीं लगता। लेकिन धीरे धीरे जब वो खुद इन पैटर्न्स को ऑब्जर्व करता है तो उसे समझ आता है कि ये कोई रैंडम एक्टिविटी नहीं बल्कि एक स्ट्रक्चर्ड सिग्नल है। कूपर ध्यान से देखकर रियलाइज करता है कि जो डस्ट फ्लोर पर गिरा हुआ है वो एक बाइनरी पैटर्न क्रिएट कर रहा है, मतलब कोई अननोन फोर्स ग्रेविटी के थ्रू कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद कूपर एंड मर्फ मिलकर इस कोड को डिकोड करते हैं, तब उन्हें एक स्पेसिफिक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं जो क्लियरली किसी ने इंटेंशनली भेजा होता है। इसी बीच एक और इम्पोर्टेंट सीन आता है जब कूपर अपने बच्चों के स्कूल जाता है और वहां उसे एक शॉकिंग रियलिटी पता चलती है कि एजुकेशन सिस्टम ने बच्चों को ये सिखाना शुरू कर दिया है कि अपोलो मिशंस फेक थे और स्पेस एक्सप्लोरेशन एक वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज था, क्योंकि अब सोसाइटी का फोकस सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल पर है, न कि प्रोग्रेस पर। और ये डिटेल ये दिखाती है कि ह्यूमैनिटी ने अपने सपने छोड़ दिए हैं। अगली सुबह कूपर उन कोऑर्डिनेट्स को फॉलो करता है और अपनी गाड़ी लेकर एक ऐसी लोकेशन पर पहुंचता है जो देखने में एक अबेंडन्ड जगह लगती है, लेकिन जैसे ही वो वहां एंटर करता है आर्म्ड सिक्योरिटी उसे पकड़ लेती है और उसे एक हिडन अंडरग्राउंड फैसिलिटी के अंदर ले जाया जाता है, जहां एक शॉकिंग ट्रुथ रिवील होता है। नासा कभी बंद हुआ ही नहीं था बल्कि वो सीक्रेटली काम कर रहा था। यहाँ कूपर की मुलाकात होती है प्रोफेसर ब्रैंड से, जो उसे पूरी तरह सिचुएशन समझाता है कि अर्थ का एनवायरनमेंट इरिवर्सिबल डैमेज ले चुका है, ब्लाइट धीरे धीरे ऑक्सीजन को डिस्ट्रॉय कर रहा है और अगर कुछ ड्रेस्टिक नहीं किया गया तो कुछ ही डेकेड्स में ह्यूमैनिटी एक्सटिंक्ट हो सकती है। इसके बाद ब्रैंड एक और माइंड ब्लोइंग चीज रिवील करता है। वो बताता है सैटर्न के पास एक वर्म होल डिस्कवर हुआ है जो किसी अननोन इंटेलिजेंस ने वहां पर प्लेस किया है, और ये वर्म होल एक दूसरी गैलेक्सी तक पहुंचने का एक शॉर्टकट है जहां पोटेंशियली हैबिटेबल प्लैनेट्स एग्जिस्ट करते हैं। और नासा ने पहले ही लेजरस मिशन के थ्रू कुछ एस्ट्रोनॉट्स को वहां भेजा था जिन्होंने कुछ प्रॉमिसिंग सिग्नल्स भेजे हैं। यहीं पर कूपर के सामने एक इम्पॉसिबल चॉइस खड़ी हो जाती है।
जहां एक तरफ उसका परिवार है, उसकी बेटी मर्फ है जो उसे छोड़ना नहीं चाहती, और दूसरी तरफ पूरी ह्यूमैनिटी का फ्यूचर है जो उसके डिसीजन पर डिपेंड करता है। और इसी इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट के साथ स्टोरी अपने सबसे इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट की तरफ बढ़ने लगती है। ये एक ऐसी सुबह है जो कूपर की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। बाहर सब कुछ नॉर्मल लग रहा है लेकिन अंदर ही अंदर सब कुछ टूट चुका है। कूपर जानता है कि अगर वो आज गया तो शायद कभी वापस नहीं आ पाएगा, और अगर वो नहीं गया तो उसके बच्चों का फ्यूचर ही नहीं बच पाएगा। मर्फ इस बात को समझ नहीं पा रही होती है। वो सिर्फ इतना जानती है कि उसका बाप उसे छोड़कर जा रहा है। उसका गुस्सा, उसका दर्द उसकी आंखों में साफ साफ दिख रहा होता है। वो कूपर से बात तक नहीं करती है। कूपर उसे एक बार देखना चाहता है, एक बार उसे गले लगाना चाहता है, लेकिन मर्फ पूरा टाइम अपने कमरे में बंद रहती है। कूपर मजबूरी में कार में बैठता है। तभी उसका बेटा टॉम उसे अलविदा कहने के लिए आता है, लेकिन मर्फ नहीं आती है। जैसे ही कार चलती है, कूपर का दिल कहता है कि शायद मर्फ लास्ट मोमेंट पर भाग कर आ जाएगी। वो बार बार रियर व्यू मिरर में देखता है लेकिन मर्फ नहीं आती है, और धीरे धीरे घर पीछे छूट जाता है। ये मोमेंट इतना इमोशनल है कि कूपर खुद को संभाल नहीं पाता। एक तरफ उसकी बेटी है तो दूसरी तरफ पूरी ह्यूमैनिटी का फ्यूचर दांव पर लगा है। कुछ पल के लिए लगता है कि शायद वो रुक जाएगा, लेकिन फिर वो आंख बंद करके डिसीजन ले लेता है और वो गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर वहां से चला जाता है। यहीं से कूपर का सबसे बड़ा सैक्रिफाइस शुरू होता है। नासा बेस पर पहुंचते ही सब कुछ फास्ट हो जाता है। वहां एक मैसिव स्पेसक्राफ्ट तैयार होता है जिसका नाम है एंड्योरेंस। ये कोई नॉर्मल मिशन नहीं है, ये इंसानियत की लास्ट होप है। क्रू पहले से ही रेडी होता है। ब्रैंड, रोमिली, डॉयल एंड 2 एडवांस्ड रोबोट्स, टार्स एंड केस। काउंटडाउन स्टार्ट होता है और जैसे ही रॉकेट लॉन्च होता है, अर्थ धीरे धीरे पीछे छूटने लगती है। पहली बार कूपर उस दुनिया को छोड़ रहा होता है जहां उसका सब कुछ है। जैसे ही वो स्पेस में पहुंचता है, सब कुछ बदल जाता है। आवाज खत्म हो जाती है, सिर्फ एक गहरी खामोशी रह जाती है। कूपर विंडो से अर्थ को देखता है, एक छोटा सा ब्लू डॉट, और उसे समझ आ जाता है कि शायद ये उसका आखिरी नजारा है। सैटर्न तक पहुंचने में उन्हें लगभग 2 साल लगने वाले थे, इसीलिए क्रू को हाइपर स्लीप में डाल दिया जाता है। ये वही मोमेंट है जहां से टाइम का खेल शुरू होता है। उनके लिए कुछ साल सिर्फ एक पल की तरह बीत जाएंगे, लेकिन अर्थ पर वही वक्त अपनी स्पीड से आगे बढ़ता रहेगा। 2 साल बाद जब वो जागते हैं तो उनके सामने एक ऐसा सीन होता है जो किसी सपने जैसा लगता है। सैटर्न के पास एक परफेक्टली राउंड वर्म होल तैर रहा होता है। ये कोई नेचुरल चीज नहीं लगती, बल्कि ऐसा लगता है जैसे किसी ने इसे यहाँ पर जानबूझकर रखा हो। जब एंड्योरेंस धीरे धीरे वर्म होल के पास पहुंचता है तो सब लोग टेंशन में होते हैं, और फिर वो उसके अंदर एंटर करते हैं। जैसे ही वो अंदर जाते हैं, रियलिटी डिस्टॉर्ट होने लगती है। टाइम एंड स्पेस एक अजीब तरीके से बिहेव करने लगता है। इसी दौरान ब्रैंड को एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस होता है। वो अपना हाथ बढ़ाती है और उसे ऐसा फील होता है जैसे कोई उसका हाथ पकड़ रहा हो। ये कोई नॉर्मल चीज नहीं थी, ये एक हिंट था कि शायद कोई और भी है जो उन्हें गाइड कर रहा है। कुछ ही पलों में वो वर्म होल क्रॉस कर लेते हैं, और जब वो बाहर निकलते हैं तो वो अपनी गैलेक्सी में नहीं होते, बल्कि वो एक कंप्लीटली नई गैलेक्सी में पहुंच चुके होते हैं, जहां उनके सामने 3 नए प्लैनेट्स होते हैं, मिलर्स प्लैनेट, मैंस प्लैनेट एंड एडमंड्स प्लैनेट। और इसके बाद अब असली मिशन शुरू होता है। सबसे पहले वो मिलर्स प्लैनेट को चूज करते हैं क्योंकि वहां से मिलने वाला सिग्नल सबसे स्ट्रांग होता है, और थियोरेटिकली वो प्लैनेट ह्यूमन लाइफ के लिए सूटेबल लग रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो गैरगंटुआ नाम के एक मैसिव ब्लैक होल के पास पहुंचते हैं, रोमिली उन्हें एक वार्निंग देता है जो पूरे मिशन का डायरेक्शन ही बदल देती है। वो बताता है कि इस प्लैनेट पर ग्रेविटी इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि यहाँ टाइम डायलेशन एक्सट्रीम लेवल पर होगा, जहां सिर्फ 1 घंटा अर्थ के 7 सालों के बराबर होगा। ये सुनते ही सबको सिचुएशन की सीरियसनेस समझ आ जाती है, लेकिन फिर भी कूपर डिसीजन लेता है कि वो ये रिस्क जरूर लेंगे, क्योंकि अगर ये प्लेनेट सूटेबल हुआ तो ये ह्यूमैनिटी के लिए एक परफेक्ट न्यू होम हो सकता है। कूपर, ब्रैंड एंड डॉयल
एक स्मॉल शटल में बैठकर मिलर्स प्लेनेट पर लैंड करते हैं, जबकि रोमेली एंडोरेंस पर रुककर उनका वेट करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि जितना ज्यादा टाइम वो यहाँ स्पेंड करेंगे उतना ही ज्यादा टाइम अर्थ पर बीत जाएगा। जैसे ही वो लोग प्लेनेट पर लैंड करते हैं, उन्हें सबसे पहली चीज जो नोटिस होती है वो होती है पानी। हर तरफ बस पानी ही पानी होता है, कोई जमीन प्रॉपरली दिखाई नहीं देती है। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी होता है, कोई भी जमीन प्रॉपरली दिखाई नहीं देती है। सिर्फ एक शैलो ओशियन जैसा एनवायरनमेंट होता है जो बिल्कुल काम लग रहा होता है, लेकिन इस काम सरफेस के पीछे एक बहुत बड़ा खतरा छुपा होता है। वो लोग डॉक्टर मिलर के बीकन सिग्नल को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं और जल्द ही उन्हें उसका क्रैश्ड स्पेसक्राफ्ट मिल जाता है, लेकिन डॉक्टर मिलर खुद कहीं नजर नहीं आती है, जो कि ऑलरेडी एक बैड साइन होता है। तभी ब्रैंड दूर हॉरिजन की तरफ देखती है और उसे कुछ अजीब सा दिखाई देता है। पहले वो उसे माउंटेन समझती है, लेकिन धीरे धीरे सच सामने आता है कि वो कोई माउंटेन नहीं बल्कि एक मैसिव टाइडल वेव है जो उनकी तरफ बहुत तेज स्पीड से आ रही होती है। ये वेव इतनी बड़ी होती है कि वो आसमान को छूती हुई लगती है और उस मोमेंट पर उन्हें समझ आ जाता है कि ये प्लेनेट रहने लायक नहीं बल्कि एक डेथ ट्रैप है। सिचुएशन इंस्टेंटली पैनिक में बदल जाती है। कूपर सबको तुरंत वापस शटल की तरफ भागने के लिए कहता है, लेकिन इसी बीच एक क्रिटिकल मिस्टेक हो चुकी होती है। उनका टाइम ऑलरेडी खत्म हो रहा होता है। जब वो शटल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी वो गिगेंटिक वेव उनके ऊपर टूट पड़ती है और उस केओस के बीच डॉयल वेव में फंसकर मर जाता है, जबकि कूपर एंड ब्रैंड मुश्किल से कंट्रोल वापस पाकर शटल को उड़ा देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उनकी डिले की वजह से उन्हें एंड्योरेंस से डॉक करने में और भी ज्यादा टाइम लग जाता है और जब तक वो वापस मेन शिप तक पहुंचते हैं उनके लिए सिर्फ कुछ घंटे ही बीते होते हैं, लेकिन अर्थ पर 23 साल गुजर चुके होते हैं। जैसे ही वो एंड्योरेंस के अंदर एंटर करते हैं, रोमेली उनका वेट करते हुए दिखाई देता है, लेकिन वो अब पहले जैसा नहीं होता। वो काफी ज्यादा एज्ड हो चुका होता है, क्योंकि उसने इन 23 सालों को अकेले यहीं स्पेंड किया होता है। इसके बाद मूवी का सबसे इमोशनल एंड पावरफुल मोमेंट आता है, जब कूपर अपने रिकॉर्डेड मैसेजेस चेक करता है और उसे पता चलता है कि उसके बच्चे अब बड़े हो चुके हैं। टॉम एक एडल्ट बन चुका है और अपनी फैमिली के साथ स्ट्रगल कर रहा है, जबकि मर्फ जो उसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी अब उससे नफरत करने लगी है, क्योंकि उसके लिए कूपर ने उसे छोड़ दिया था। मर्फ का मैसेज सुनते वक्त कूपर कंप्लीटली टूट जाता है। उसकी आंखों से आंसू रुकते नहीं हैं, क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि उसने अपनी बेटी की पूरी जिंदगी मिस कर दी है सिर्फ कुछ घंटों के डिसीजन की वजह से। और यहीं पर इंटरस्टेलर हमें एक हर्श रियलिटी दिखाती है। स्पेस सिर्फ ब्यूटीफुल नहीं होता, बल्कि वो तुमसे सब कुछ छीन भी सकता है। लेकिन इस सब के बीच उनके पास रुकने का टाइम नहीं होता, क्योंकि उन्हें अब तुरंत डिसाइड करना होता है कि नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या होगी, मेंस प्लेनेट या फिर एडमंड्स प्लेनेट। यहाँ पर एक सटल लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल आती है, जहाँ ब्रैंड एडमंड्स प्लेनेट के लिए पुश करती है, क्योंकि उसका इमोशनल कनेक्शन होता है डॉक्टर एडमंड्स के साथ। लेकिन कूपर लॉजिकल डिसीजन लेता है और मेंस प्लेनेट चूज करता है, क्योंकि वहां से मिलने वाला सिग्नल अभी भी एक्टिव होता है, जो ये इंडिकेट करता है कि शायद डॉक्टर मैन अभी भी जिंदा हो सकते हैं। जैसे ही वो लोग मेंस प्लेनेट के ऑर्बिट में एंटर करते हैं, सबसे पहला विजुअल ही अनईजी फील करा देता है, क्योंकि ये प्लेनेट कंप्लीटली आइस से कवर्ड होता है। हर तरफ थिक फ्रोजन क्लाउड्स और सॉलिड अमोनिया सरफेस होती है, जो पहली नजर में स्टेबल लगता है, लेकिन वो एक्चुअली एक्सट्रीमली डिसेप्टिव होता है। क्रू केयरफुली लैंड करता है और तुरंत डॉक्टर मैन के बेस पर जाता है, जहां वो लोग उसे एक क्रायोपोड में सोया हुआ पाते हैं। और जब वो उसे जगाते हैं तो इनिशियली सब कुछ होपफुल लगता है, क्योंकि डॉक्टर मैन को बेस्ट ऑफ अस कहा जाता था, यानी वो ह्यूमैनिटी के सबसे इंटेलिजेंट एंड रिलायबल एस्ट्रोनॉट्स में से एक थे। डॉक्टर मैन जागते ही इमोशनल हो जाते हैं। वो कूपर को गले लगाते हैं और कहते हैं कि किसी और इंसान को देखना उनके लिए एक मिरेकल जैसा है, क्योंकि वो इतने सालों से बिल्कुल अकेले थे। और ये मोमेंट
ऑडियंस को भी टेम्पररीली कन्विंस कर देता है कि शायद अब मिशन ट्रैक पर आ गया है। लेकिन धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें अजीब लगने लगती हैं, जैसे मैन का एनवायरनमेंट के बारे में वेग आंसर्स देना, सरफेस कंडीशंस को क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पाना, और सबसे इम्पोर्टेंट उनका रिपीटेडली ये इंसिस्ट करना कि ये प्लेनेट हैबिटेबल है, और वो भी बिना किसी प्रॉपर एविडेंसेस के। लेकिन फिर एक क्रूशियल मोमेंट आता है जब ब्रैंड एंड रोमेली डेटा एनालाइज करते हैं और उन्हें पता लगता है कि मैन के भेजे गए सिग्नल्स मैनिपुलेटेड थे, यानी वो रियल डाटा नहीं था बल्कि इंटेंशनली फॉल्सिफाइड इंफॉर्मेशन थी। और यहीं पर सच सामने आता है कि डॉक्टर मैन ने सब कुछ झूठ बोला था। एक्चुअली ये प्लेनेट भी किसी काम का नहीं है। जब कूपर उससे कन्फ्रंट करता है तब मैन का असली रूप सामने आता है और वो एक्सप्लेन करता है कि उसने ये सब क्यों किया। वो कहता है कि जब एक इंसान एक्सट्रीम लोनलीनेस और होपलेसनेस का सामना करता है तब सर्वाइवल इंस्टिंक्ट उसे किसी भी हद तक ले जा सकती है, और उसने भी वही किया। उसने फेक डाटा भेजा ताकि कोई रेस्क्यू करने के लिए वहां पर आए। इसके तुरंत बाद वो कूपर को एक आइसोलेटेड लोकेशन पर ले जाता है और अचानक उस पर अटैक कर देता है। उसका ऑक्सीजन रेगुलेटर डैमेज कर देता है और उसे आइस सरफेस पर मरने के लिए छोड़ देता है, जहां कूपर लिटरली सफोकेट होने लगता है। उसकी सांसें टूट रही होती हैं और वो डेस्परेटली अपने ऑक्सीजन सिस्टम को फिक्स करने की कोशिश करता है, जबकि दूसरी तरफ मैन कामली एंड्योरेंस की तरफ बढ़ रहा होता है, जैसे उसके लिए ये सब सिर्फ एक लॉजिकल स्टेप हो। इसी बीच रोमेली मैन के बेस पर डेटा एक्सेस करने की कोशिश करता है, लेकिन मैन ने वहां पर एक ट्रैप सेट किया होता है, और जैसे ही रोमेली उस सिस्टम को एक्टिवेट करता है एक सडन एक्सप्लोजन होता है जो उसे इंस्टेंटली मार देता है। ये एक शॉकिंग और एब्रप्ट डेथ होती है जो दिखाती है कि डॉक्टर मैन कितना डेंजरस बन चुका था। कूपर समहाउ लास्ट मोमेंट पर अपनी ऑक्सीजन लाइन रिकनेक्ट कर लेता है और ब्रैंड उसे रेस्क्यू कर लेती है, लेकिन तब तक सिचुएशन कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी होती है क्योंकि मैन एंड्योरेंस तक पहुंच चुका होता है और वो शिप को हाईजैक करने की कोशिश कर रहा होता है। सबसे इंटेंस मोमेंट तब आता है जब डॉक्टर मैन एंड्योरेंस के डॉकिंग मॉड्यूल के साथ इम्प्रॉपरली अटैच होने की कोशिश करता है। कूपर उसे वार्न करता है कि ये सेफ नहीं है, लेकिन डॉक्टर मैन अपनी डेस्पिरेशन में उसकी एडवाइस को इग्नोर करता है, और जैसे ही वो एयरलॉक ओपन करने की कोशिश करता है एक वॉयलेंट डिकम्प्रेशन एक्सप्लोजन होता है जो डॉक्टर मैन को तुरंत मार देता है और एंड्योरेंस का एक बड़ा हिस्सा डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो जाती है कि एंड्योरेंस स्पेस में अनकंट्रोलेबली स्पिन करने लगता है, और यहीं पर कूपर को एक इम्पॉसिबल लगने वाला मैन्यूवर परफॉर्म करना पड़ता है। उसे अपने शटल को एग्जैक्टली सेम रोटेशन स्पीड पर मैच करना होता है और फिर परफेक्टली डॉक करना होता है, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये सीन कंप्लीटली टेंशन से भरा होता है। हाई स्पीड रोटेशन अलार्म्स, ऑक्सीजन लॉस और 1 सेकंड की भी गलती का मतलब होता है डेथ, लेकिन कूपर अपनी स्किल एंड प्रेसिजन से इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देता है और एंड्योरेंस को स्टेबलाइज कर लेता है। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका होता है। रोमेली मर चुका होता है, फ्यूल ऑलमोस्ट खत्म होने को है, अर्थ पर वापस जाने का भी कोई ऑप्शन नहीं बचा है, और यहीं पर कूपर रियलाइज करता है कि अब ये मिशन सिर्फ सर्वाइवल नहीं रहा है, बल्कि अब ये एक आखिरी गैम्बल है ह्यूमैनिटी के फ्यूचर के लिए। अब उन लोगों के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, या तो वो स्पेस में मर जाएं या फिर आगे बढ़कर लास्ट पॉसिबल प्लेनेट एडमंड्स वर्ल्ड तक पहुंचने की कोशिश करें। यहीं पर कूपर एक ऐसा प्लान प्रपोज करता है जो सुनने में ऑलमोस्ट सुसाइडल लगता है, लेकिन साइंटिफिकली वो उनका लास्ट वायबल ऑप्शन होता है। वो डिसाइड करता है कि वो गारगेंटुआ ब्लैक होल के इतने पास से स्लिंगशॉट मैन्यूवर करेगा कि उसकी ग्रेविटी का यूज करके वो अपनी स्पीड को इतना बूस्ट कर सके कि एडमंड्स प्लेनेट तक पहुंचना पॉसिबल हो जाए। लेकिन इस प्लान के अंदर एक हिडन कैलकुलेशन होती है जो कूपर स्टार्टिंग में डॉक्टर ब्रैंड को नहीं बताता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर उसने सच बोल दिया तो शायद ब्रैंड इस प्लान के लिए रेडी ही नहीं होगी। अगर वो गारगेंटुआ के इतने पास जाएंगे तो उन्हें एक्सट्रीम टाइम डायलेशन फेस करना पड़ेगा, जिसका मतलब है कि उनके लिए कुछ मिनट्स या घंटे अर्थ पर डेकेड्स के बराबर हो सकते हैं। जैसे ही एंड्योरेंस गारगेंटुआ के पास अप्रोच करना शुरू होता है, विजुअल लेवल पर एक बहुत ही सडल लेकिन इंपॉर्टेंट डिटेल दिखाई देने लगती है। ब्लैक होल का एक्रीशन डिस्क एक ग्लोइंग रिंग की तरह दिख रहा होता है, लेकिन उसका अपर एंड लोअर पार्ट डिस्टॉर्टेड होता है क्योंकि उसकी ग्रेविटी लाइट को भी बेंड कर रही होती है।
और ये एक्चुअली रियल फिजिक्स पर बेस्ड है, जो इस सीन को और भी ऑथेंटिक बना देता है। कूपर और ब्रेंड दोनों जानते हैं कि ये उनकी लाइफ का सबसे डेंजरस मोमेंट है, क्योंकि अगर एक छोटी सी भी कैलकुलेशन गलत हुई तो वो सीधा ब्लैक होल के इवेंट होरिजन में चले जाएंगे, जहां से वापस आना इम्पॉसिबल है। जैसे ही वो स्लिंगशॉट मैन्यूवर स्टार्ट करते हैं, एंडोरेंस वॉलेंटली शेक करने लगता है, अलार्म्स बजने लगते हैं और उन्हें रियलाइज होता है कि शिप पर ग्रेविटेशनल स्ट्रेस एक्सपेक्टेड से ज्यादा है। और यहीं पर कूपर अपना हिडन प्लान रिवील करता है। वो कहता है कि उन्हें शिप का मास कम करना होगा और इसके लिए उन्हें किसी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ब्रेंड शॉक हो जाती है जब कूपर डिसाइड करता है कि वो खुद और टार्स को डिटैच करेगा, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो एंड्योरेंस गारगेंटुआ की ग्रेविटी से एस्केप नहीं कर पाएगा। ये एक डीपली इमोशनल मोमेंट होता है, क्योंकि कूपर जानता है कि इसका मतलब है कि वो कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन फिर भी वो ये डिसीजन लेता है क्योंकि उसके लिए अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज है उसकी बेटी मर्फ का फ्यूचर एंड ह्यूमैनिटी का सर्वाइवल। जैसे ही वो डिटैच होता है, कूपर ब्रेंड को एक लास्ट मैसेज देता है। उसकी आवाज काम होती है लेकिन अंदर से वो टूट चुका होता है और फिर धीरे धीरे वो गारगेंटुआ की तरफ गिरने लगता है, जबकि ब्रेंड और केस स्लिंगशॉट की वजह से एक्सेलरेट होके एडमंड्स प्लेनेट की डायरेक्शन में निकल जाते हैं। इस मोमेंट पर कूपर कैजुअली एक लाइन बोलता है, दिस मैनेवर इज गोना कॉस्ट अस 51 इयर्स। और ये एक छोटी सी लाइन एक्चुअली बहुत बड़ा इम्पैक्ट कैरी करती है, क्योंकि इसका मतलब है कि जब तक ये मिशन कंटिन्यू होगा अर्थ पर और 51 इयर्स बीत चुके होंगे। जैसे ही कूपर ब्लैक होल के अंदर एंटर करता है, ऑडियंस एक्सपेक्ट करती है कि अब उसका एंड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर मूवी एक अनएक्सपेक्टेड टर्न लेती है। कूपर मरने के बजाय सर्वाइव करता है और एक कंप्लीटली अननोन डायमेंशन में चला जाता है। ये जगह होती है टेसेरेक्ट। टेसेरेक्ट एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो नॉर्मल 3D स्पेस जैसी नहीं होती, बल्कि एक हायर डायमेंशन कंस्ट्रक्ट होती है, जहां टाइम एक फिजिकल डायमेंशन की तरह बिहेव करता है। और ये किसी नेचुरल फेनोमेनन की तरह नहीं लगती, बल्कि क्लियरली आर्टिफिशियल लगती है, जैसे किसी एडवांस्ड बीइंग ने इसे डिजाइन किया हो। कूपर यहाँ एक स्ट्रॉन्ग लेटिस स्ट्रक्चर्स देख रहा होता है, जिसमें इनफाइनाइट रिपीटिंग पैटर्न्स होते हैं, और धीरे धीरे वो रियलाइज करता है कि ये एक्चुअली मर्फ के रूम का रिप्रेजेंटेशन है, जहां उसके रूम के हर एक मोमेंट पास्ट, फ्यूचर एंड प्रेजेंट एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये रियलाइजेशन एकदम से सब कुछ कनेक्ट कर देता है। मर्फ का घोस्ट, बुक शेल्फ के पैटर्न्स, ग्रेविटी एनोमलीज, ये सब रैंडम नहीं था, बल्कि ये सब कूपर खुद कर रहा था अपने फ्यूचर से। इसके बाद कूपर पहले बुक शेल्फ को पुश करके मर्फ को मैसेज देने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उसे समझ आता है कि ग्रेविटी ही एक ऐसा मीडियम है जिसे वो यूज कर सकता है, और यहीं पर वो मोर्स कोड का यूज करता है, जो उसने अपनी बेटी को बचपन में सिखाया था। सबसे इमोशनल मोमेंट तब आता है जब कूपर रियलाइज करता है कि उसे मर्फ को ये बताना है कि वो ना जाए, लेकिन आयरनी ये है कि अगर वो ऐसा नहीं करता है तो पूरी टाइमलाइन ब्रेक हो जाएगी। इसीलिए वो वही मैसेज भेजता है जो उसने ऑलरेडी देखे थे, मतलब वो अपनी ही पास्ट को रिपीट कर रहा होता है। टार्स इस दौरान ब्लैक होल के अंदर से क्वांटम डेटा कलेक्ट कर रहा होता है, जो ग्रेविटी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इसेंशियल होता है, और कूपर इस डाटा को मर्फ तक भेजने के लिए वॉच के सेकंड हैंड का यूज करता है, जिसमें वो मोर्स कोड के थ्रू पूरा डाटा एनकोड करता है। ये डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वॉच मर्फ के पास एक इमोशनल ऑब्जेक्ट भी होती है और एक साइंटिफिक मीडियम भी, जिसके थ्रू बाद में पूरी ह्यूमैनिटी बच पाती है। जैसे ही कूपर अपना काम कंप्लीट कर लेता है, टेसरेक्ट धीरे धीरे कोलैप्स होने लगता है, जैसे उसका पर्पस कंप्लीट हो गया हो, और फिर वो स्पेस में इजेक्ट हो जाता है। और यहीं पर पूरी स्टोरी का सबसे बड़ा ट्विस्ट कंप्लीट होता है। फ्यूचर ह्यूमंस ने ही वर्म होल बनाया था, फ्यूचर ह्यूमंस ने ही टेसरेक्ट क्रिएट किया था, और कूपर ही मर्फ का घोस्ट था। यानी बिगिनिंग और एंडिंग एक ही लूप का पार्ट थे। जब टेसरेक्ट कोलैप्स होता है और कूपर स्पेस में इजेक्ट होता है, उस मोमेंट पर एक सेकंड के लिए सब कुछ साइलेंट हो जाता है, जैसे यूनिवर्स ने अपना काम कंप्लीट कर लिया हो। और फिर धीरे धीरे कूपर अनकॉन्शियस हो जाता है। कुछ टाइम बाद रेस्क्यू टीम उसे डिटेक्ट करती है, और जब कूपर अपनी आंखें खोलता है तो वो किसी स्पेसशिप या नासा बेस में नहीं होता, बल्कि एक कंप्लीटली डिफरेंट एनवायरनमेंट में होता है, एक रोटेटिंग सिलेंड्रिकल स्पेस स्टेशन के अंदर, जहां आर्टिफिशियली ग्रेविटी को क्रिएट किया गया है।
जहां लोग नॉर्मल जिंदगी जी रहे होते हैं, बच्चे खेल रहे होते हैं और सब कुछ इतना नॉर्मल लग रहा होता है कि कूपर को पहले यकीन ही नहीं होता कि ये रियलिटी है। उसे बताया जाता है कि ये जगह है कूपर स्टेशन, लेकिन यहाँ एक शटल इमोशनल ट्विस्ट होता है क्योंकि ये स्टेशन उसके नाम पर नहीं बल्कि उसकी बेटी मर्फ के नाम पर रखा गया होता है, जो अब ह्यूमैनिटी की सेवियर बन चुकी होती है। डॉक्टर्स कूपर को बताते हैं कि वो अब 124 साल का हो चुका है, लेकिन उसकी फिजिकल बॉडी उतनी एज्ड नहीं लगती है क्योंकि उसने ज्यादातर टाइम रिलेटिविटी के इफेक्ट्स में स्पेंड किया है। और इस मोमेंट पर कूपर रियलाइज करता है कि उसने सिर्फ अपनी बेटी का बचपन ही नहीं बल्कि उसने उसकी पूरी जिंदगी ही मिस कर दी है। इसके बाद कूपर स्टेशन के अंदर वॉक करता है और यहाँ पर ये मूवी बहुत सटल डिटेल्स दिखाती है जो फ्यूचर ह्यूमैनिटी के बारे में हिंट देती है। जैसे रोटेटिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर फील्ड्स ग्रो हो रहे होते हैं, घर इन्वर्टेड डायरेक्शन में बने हुए हैं, लोग आर्टिफिशियल ग्रेविटी के साथ एडजस्ट हो चुके हैं और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ अब वो डेस्पिरेशन नहीं है जो अर्थ पर थी, मतलब ह्यूमैनिटी ने फाइनली अपना सर्वाइवल सिक्योर कर लिया है। फिर कूपर एक म्यूजियम जैसी जगह पर जाता है जहाँ उसके पुराने फार्म हाउस का एग्जैक्ट रेप्लिका बनाया गया होता है, जो एक सिंबॉलिक ट्रिब्यूट है उसकी लाइफ और उसके सेक्रीफाइसेस का। और ये डिटेल दिखाती है कि लोग उसे एक लेजेंड की तरह देखते हैं, लेकिन आयरोनिकली वो खुद फील करता है कि उसने कुछ खास नहीं किया है, बस एक बाप होने के नाते उसने अपनी बेटी के लिए जो जरूरी था वो किया है। इसके बाद सबसे इमोशनल मोमेंट आता है जब कूपर फाइनली अपनी बेटी मर्फ से मिलता है। मर्फ अब एक ओल्ड वुमेन बन चुकी होती है जो कि अपने डेथ बेड पर लेटी हुई होती है। उसके चारों तरफ उसकी फैमिली, बच्चे, ग्रैंड चिल्ड्रन, सब लोग उसे रेस्पेक्ट और प्यार के साथ देख रहे होते हैं क्योंकि वो वही इंसान है जिसने ग्रेविटी इक्वेशन सॉल्व करके ह्यूमैनिटी को बचाया था। इसके बाद जब कूपर रूम में एंटर करता है तो मर्फ उसे पहचान लेती है और ये मोमेंट इतना पावरफुल होता है क्योंकि जहां कूपर के लिए सिर्फ कुछ साल बीते हैं वहीं मर्फ ने पूरी जिंदगी जी ली होती है। मर्फ कूपर को देखकर कहती है कि वो जानती थी कि वो जरूर वापस आएगा क्योंकि उसने हमेशा बिलीव किया था कि उसके फादर उसे कभी भी छोड़कर नहीं जाएंगे। और ये लाइन पूरी मूवी के इमोशनल कोर को कंप्लीट कर देती है। इसके बाद मर्फ फिर कूपर को एक इम्पोर्टेंट बात बताती है। वो कहती है कि किसी भी पेरेंट को अपने बच्चे को मरते हुए नहीं देखना चाहिए और इसीलिए वो कूपर को वहां से जाने के लिए कहती है। वो कहती है कि उसे अब ब्रैंड के पास जाना चाहिए जो अभी भी एडमंड्स प्लेनेट पर अकेली है और एक नई कॉलोनी बिल्ड कर रही है। ये एक सटल लेकिन डीप मैसेज होता है। मर्फ अपने फादर को फ्री कर रही होती है उस गिल्ट से जो उसने सालों तक कैरी किया था और उसे वो एक नया पर्पस दे रही होती है। मर्फ की पासिंग के बाद कूपर समझ जाता है कि उसका काम अभी खत्म नहीं हुआ है और बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए वो एक छोटा स्पेसक्राफ्ट लेकर सीक्रेटली कूपर स्टेशन से निकल पड़ता है ब्रैंड को ढूंढने के लिए। फाइनल सीन में हमें एडमंड्स प्लेनेट पर ब्रैंड दिखाई देती है जहां वो एक कम्प्लीटली न्यू एनवायरनमेंट में खड़ी हुई होती है। उसने अपना हेलमेट उतार दिया होता है जो ये कंफर्म करता है कि वहां का एटमॉस्फेयर ब्रीदेबल है और वो वहां पर ह्यूमन एम्ब्रियोज के साथ एक नई सिविलाइजेशन स्टार्ट करने वाली होती है। वो अकेली होती है लेकिन होपलेस नहीं होती क्योंकि उसे पता है कि ये सिर्फ शुरुआत है। और यहीं पर मूवी एक होपफुल नोट पर खत्म होती है। ह्यूमैनिटी ने अर्थ छोड़ दिया लेकिन सरवाइव कर लिया। एक बाप ने अपनी बेटी के लिए टाइम को तोड़ दिया और फ्यूचर ह्यूमंस ने अपने पास्ट को बचाया। यानी पूरी स्टोरी एक परफेक्ट क्लोज्ड लूप बन जाती है जहां बिगिनिंग और एंडिंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इंटरस्टेलर हमें ये नहीं सिखाती कि स्पेस कैसे एक्सप्लोर करना है, बल्कि ये सिखाती है कि लव और टाइम दोनों एक डायमेंशन की तरह काम करते हैं